नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? तो ये कहाँ की रानी थी अवंतीबाई लोधी? तो ये रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी। ठीक है, आगे चलें। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, इसकी सिफारिश की थी इन्होंने। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जाना जाता है। किसको? चित्तू पांडे को। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बलिया से किया था। कहां से? बलिया से। बलिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, आगे चलें। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इनमें से किस राजा ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, और पहली मंजिल बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव 1198 में रखी थी और पहली मंजिल बनवाया था। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने आगे की 3 मंजिलें और बनवाई। 3 मंजिलें और बनवाई थी। ठीक है, तो टोटल कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हो गई? 4 मंजिलें। 3 मंजिलें ये और 1 मंजिलें ये, 4 मंजिलें। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल यानी 5वीं मंजिल बनवाई थी। ठीक है, 5वीं मंजिल बनवाई थी और इसकी मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है, मरम्मत भी इसकी करवाई थी। यानी कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन का भी हाथ है, इल्तुतमिश का भी हाथ है और फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का योगदान इसमें नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्तां कहा है। क्या कहा है? गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र या गुलामी की दास्तां, अधिकार पत्र। ठीक है, और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने ही ये कहा था कि यह ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये महाउपनिषद में। किस उपनिषद में किया गया है? तो महाउपनिषद में किया गया है। उपनिषद की संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की संख्या कौन सी है, कितनी है? तो 108। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद है। क्या है? मांडुक्योपनिषद।
ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडूक्य उपनिषद। ठीक है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से यह लिया गया है सत्यमेव जयते? तो यह मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ठीक है। और कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। किसका? नचिकेता और यम का संवाद किस में मिलता है? तो कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद, और वसुधैव कुटुंबकम शब्द यह महाउपनिषद से लिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो यह बोध गया जाने से पहले 6 साल तक यह प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये किस नाम से जाने गए? तो ये बुद्ध के नाम से जाने गए। किस नाम से? बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। आगे चलें। चीनी यात्री इत्सिंग कहाँ में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? तो चीनी यात्री इत्सिंग ने कहां पर संस्कृत सीखा था? तो यह ताम्रलिप्ति में। कहां? ताम्रलिप्ति में। ठीक है। आगे चलें। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? तो भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना यह विपिन चंद्र पाल ने की थी। किसने? विपिन चंद्र पाल ने। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक एवं उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? देखिए, शाहजहां के शासनकाल में विलियम हॉकिंस नहीं आया था। विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वेनसांग यह जहांगीर के शासनकाल में नहीं आया था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था। ठीक है। अकबर के शासनकाल में थॉमस रो नहीं आया था। ये कौन आया था? थॉमस रो। थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? तो ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची भारत आया था। ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण यह 1947 में किया गया था। ठीक है। 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है। सिरिल रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर यह रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था, नाम रखा गया था। और यह भारत और किस देश के मध्य सीमांकन करती है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। आगे चलें। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की
प्रमुख नदियों में से एक है जो दो राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर बहती है। तो केन नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, आगे चल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो देखिए, इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है, बिल्कुल सही है। इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये गलत होती है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दून। जैसे देहरादून, जैसे देहरादून। ठीक है, देहरादून। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो महिला लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है? देखिए, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 912। कितना है? 912। ठीक है। सिक्किम का कितना है? सिक्किम का 890 है। हरियाणा का 879 है, 879 है इसका लिंगानुपात। और पंजाब का लिंगानुपात कितना है? तो 895 है। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए सबसे कम कौन सी राज्य का लिंगानुपात है? तो सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। रिजर्व बैंक के नोट के निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए कम से कम? तो यह 115 करोड़ का। किसका? 115 करोड़ का। कम से कम इतना रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो सहकारी कृषि के विचार का समर्थक इनमें से कौन नहीं था? तो ये चौधरी चरण सिंह नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से भारत में नीली क्रांति से संबंधित क्या है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो ये मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। बागवानी और शहद, बागवानी और शहद यह स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। किससे? स्वर्ण क्रांति से। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है बागवानी और शहद। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो भारत में 8 कोर सेक्टर हैं, इसमें किसे शामिल नहीं किया गया है? तो रसायन को शामिल नहीं किया गया है। बाकी कोयला, विद्युत, उर्वरक, ठीक है। इसके बाद स्टील, रिफाइनरी, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद कच्चा तेल, फिर उसके बाद सीमेंट, फिर प्राकृतिक गैस, ठीक है। इन सबको शामिल किया गया है। प्राकृतिक गैस, सीमेंट, कच्चा तेल, रिफाइनरी, स्टील, उर्वरक, कोयला और विद्युत, ये 8 कोर सेक्टर हैं। ठीक है, इसमें रसायन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत
कौन सी गतिविधियां आती हैं? तो देखिए, इनमें से मत्स्य पालन भी आता है, डेयरी भी आता है और कृषि भी आता है। तो ये तीनों चीजें किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। इसके साथ साथ खनन भी यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में यह विनिर्माण कार्य आते हैं। क्या आते हैं? विनिर्माण कार्य। ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो इसमें सेवा क्षेत्र आता है। क्या आता है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, आगे चलें। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। तो भारत में समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद किससे किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, संवैधानिक संशोधन, यह संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है, 4 हो जाएगा। 4 इस ऑप्शन में किस में है? तो बी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और भी मिलान कर लेते हैं। वित्त आयोग 280 में, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? अनुच्छेद 312 में। ठीक है, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है। किसमें है? अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग 280 में है। वित्तीय आपात 360 में है। ठीक है, 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। ठीक है, आगे चलें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यह भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन उसको राष्ट्रपति पदच्युत करते हैं, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलें। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर? तो ये संथानम समिति की सिफारिश पर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो के संथानम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलें। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, आगे चलें। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो कब बल विस्थापन होता है? तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कब माना जाता है? तो बल की विपरीत दिशा में जब विस्थापन होता है। जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होता है तो बल के द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम यह क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। किसको समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है?
तो देखिए समुद्र जल के वाष्पन से किसको प्राप्त किया जाता है? देखिए समुद्र के जल से लोहा तो प्राप्त होगा नहीं, चीनी भी नहीं मिलेगी, इस्पात भी नहीं मिलेगी, तो क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा नमक प्राप्त होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा मिलता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा मिलता है। ठीक है, आगे चलें। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए अनुपम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अनुपम शब्द का प्रयोग। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो टेढ़ी खीर का सही अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य। क्या होता है? कठिन कार्य। ठीक है। शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज, अंबुज और अंबुद। मैंने आपको बताया था कि जल के पर्यायवाची में यदि ज लग जाए तो यह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? कमल का। और यदि द लग जाए तो यह बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? बादल का। ठीक है। तो अंबु, अंबु ये क्या है? ये जल का पर्यायवाची है। अब इसमें ज लग गया तो ये कमल हो गया, और अगर इसमें द लग गया तो ये बादल का पर्यायवाची हो गया। तो अंबुज, कमल, अंबुद, बादल। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होगा। क्या होगा? अनु प्लस एषण। ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। क्या होता है? वक्र। 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है? तो इनमें से कौन सा जहाज लॉन्च किया है इन्होंने? तो विंध्यगिरि। कौन सा? विंध्यगिरि। हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशनों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया है। विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ, जिसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। यानी योग दिवस 2023 की थीम क्या है? योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। देखिए योग की शुरुआत 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है। योगा की शुरुआत 2015 में हुई थी, और इस हिसाब से देखे जाए तो ये नवा संस्करण होगा। कौन सा? नवा संस्करण। ठीक है। भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित करके जीता? तो देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत की फुटबॉल टीम ने। ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। और यह लेबनान को हराकर इसने जीता। किसने? भारत ने। किन दो देशों के बीच वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 2023 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ? तो वायुसेना किन दो देशों के मध्य वायुसेना के वीर गार्जियन 2023 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजन हुआ? तो यह भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन यह वायुसेना के द्वारा किया गया। किन किन देशों के मध्य? तो भारत और जापान के मध्य। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को। किसको? रानीपुर टाइगर रिजर्व को। ठीक है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कहां? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है। आगे चलें।
निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो गुजरात में हुआ। कहां? गुजरात में। आगे चलें। हाल ही में मुस्क बुदजी चावल हाल ही में मुस्क बुदजी चावल तथा राजौरी चिकड़ी लकड़ी शिल्प को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। कहां से? जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। और जीआई टैग प्राप्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश 52 जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पे है, और पहले स्थान पे कौन सा है? तो तमिलनाडु है 56 जीआई टैग के साथ, ये पहले स्थान पे है। ठीक है। और हस्तशिल्प उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है। आगे चलें। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने किया है। कहां पर किया है? तो यह किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में। और यह किबिथु यह भारत का सबसे पूर्वी स्थल है। भारत का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है। आगे चलें। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो देखिए, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इसके पहले सीईओ कौन थे? तो इसके पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कुमार। और इस समय उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। कौन है? सुमन के बेरी। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, उपाध्यक्ष और सीईओ को भी। ठीक है। आगे चलें। चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौकपूर्णा यह उत्तर प्रदेश की लोक कला है। कहां की? उत्तर प्रदेश की। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 माह का। कितना? 6 माह का। ठीक है। आगे चलें। हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो हाफलोंग हिल स्टेशन यह असम में स्थित है। कहां? असम में स्थित है। ठीक है। वर्मा की मुद्रा क्या है? तो वर्मा की मुद्रा क्यात है। क्या है? क्यात। खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, खजुराहो यह चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था यह खजुराहो मंदिर। और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। किसकी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है?
तो इनमें से कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का? तो नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी में। यह केन्या के राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सेना दिवस। ठीक है, आगे चलें। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के रूप में जापान को जाना जाता है। किसको? जापान को। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। कौन सा? भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। दूसरे व्यक्ति थे CV रमन। ठीक है। और तीसरे व्यक्ति थे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तीसरे व्यक्ति ये थे। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।